गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो दूसरी थ्योरी थी हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की दो थ्योरी थी। दोनों में से हमने एक थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आज जो दूसरी थ्योरी है केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा था कि आपको कि क्लासिकल थ्योरी में कुछ कमियां थी जिनको केंज ने डिटरमिन किया, जिनका एनालिसिस किया केंज ने, और उन कमियों को निकाला और उन कमियों को दूर किया और बताया कि आपके तरीके से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है वो दूर नहीं हो सकती, उसमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे। वो सुधार केंज ने किए और उन्होंने अपना व्यू रखा और बताया कि बेरोज़गारी को दूर कैसे किया जा सकता है। क्लासिकल्स ये बोलते थे कि एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा कायम रहता है। अगर बाई चांस इकोनॉमी के अंदर जो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इकोनॉमी अगर दूर हट जाती है, डिसइक्विलिब्रियम अगर हो जाता है, बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाती है, तो वो आंशिक होती है, पार्शियल होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। और वो इकोनॉमी के अंदर जो भी मार्केट फोर्सेस है, तीन तरह की मार्केट फोर्सेस थी, तीन तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी वहाँ पर, वेज की, प्राइस की, इंटरेस्ट रेट की, और उन तीनों के कारण जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दोबारा अचीव किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, केंज ये कहते हैं कि कोई भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो वहाँ पर बेरोज़गारी हमेशा होती है। ऐसा कोई भी देश नहीं है, चाहे वो कितना ही डेवलप हो, कैपिटलिस्ट हो, वहाँ पर बेरोज़गारी तो होती होती है हर एक देश के अंदर, ठीक है ना। लेकिन उसको हम दूर कर सकते हैं। उसका सुझाव ये नहीं है कि आप नगद मजदूरी को कम कर दो, जैसे क्लासिकल थ्योरी के अंदर बोला गया था। तो इस थ्योरी के अंदर जनरली केंज ने ये बोला है कि जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो नेशनल इनकम बढ़ती है। इसलिए थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम थ्योरी ऑफ इनकम बोल सकते हैं या थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं। इस थ्योरी को क्या बोल सकते हैं हम? थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 20वीं शताब्दी के अंदर जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जो लॉर्ड जे एम केंज, इनका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड इन्होंने दोस्तों 1936 के अंदर एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक लिखी थी दोस्तों लॉर्ड जे एम केंज ने 1936 में, और इस बुक में अपनी ये थ्योरी दी थी। और उन्होंने बताया था इस थ्योरी के अंदर कि अगर बेरोज़गारी को दूर करना है तो हम कैसे दूर कर सकते हैं, किससे दूर कर सकते हैं। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बताया, इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करके, इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करके। दोस्तों, जो महामंदी आई थी वर्ल्ड के अंदर, कब आई थी? 1929 में। जब महामंदी आई थी तब क्लासिकल पीरियड का एंड हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ये विश्व स्तर के ऊपर महामंदी आई, और इस महामंदी के कारण जो डेवलप कंट्री थी, जो कैपिटलिस्टिक कंट्री थी, उनके अंदर भी जो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी ये फेल हो गई थी। इन्होंने जो तरीके बताए थे, मेन तरीका था कि नगद मजदूरी को कम कर दो। नगद मजदूरी को कम करेंगे
तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। लेकिन केंज ने इसका भी इलाज किया। क्या इलाज किया? केंज ने कहा कि अगर आप नगद मजदूरी को कम कर दोगे, पहली बात तो आपको कोई करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस होती है जो स्ट्राइक कर देती है, वेज रेट को कम नहीं करने देती, या न्यूनतम मजदूरी कानून बने होते हैं, उनसे भी आप जो है वेज रेट को कम नहीं कर सकते। फिर भी बाई चांस आप बहुत बड़े महारथी हो, कर दो, वेज रेट को कम कर दो, नगद मजदूरी को कम कर दो। उससे क्या होगा? उससे जो लेबर होगी उनकी इनकम कम हो जाएगी। जब उनकी इनकम कम होगी तो उनकी क्या होगी? वो क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे। जब वो डिमांड ही कम करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा करके क्या करेंगे? उन कंपनी वालों को, फिर उन फैक्ट्री वालों को, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन प्रोड्यूसर को अपने आप प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। और जब प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा तो इतनी ज़्यादा लेबर का वो क्या करेंगे? वो अपने आप ही उनको काम से निकाल देंगे और बेरोज़गारी फिर हो जाएगी। ठीक है, तो केंज ने कहा भैया बात सीधी सी है कि आपके ये तरीके काम नहीं आने वाले, काम आएगा मेरा तरीका। कौन सा है? इफ़ेक्टिव डिमांड का, कि इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ा दीजिए, इससे क्या होगा? बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। जो ये महामंदी आई थी 1929 के अंदर इसमें जो डेवलप कंट्री थी, जैसे हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए के अंदर इस महामंदी में क्या हुआ था? 1929 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट थी, क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट थी, वो कितनी थी? 3.2% थी। ठीक है, जो 1933 4 साल मंदी रही थी, 4 साल की मंदी के अंदर कितनी पहुंच गई थी? 25% पहुंच गई थी। ठीक है, चलो इसको छोड़िए। दूसरी बात, नेशनल इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं। 1929 में यूएसए के अंदर 315 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी। ठीक है ना, 315 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी अमेरिका, यूएसए। और 1933 में आते हुए क्या रह गया? 222 बिलियन डॉलर। किसके कारण? इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी, द थ्योरी ऑफ क्लासिकल, ठीक है ना, उसके कारण क्या हुआ? ये हाल हो गया था। यानी कि जब इतनी बड़ी डेवलप कंट्री थी, जो कैपिटलिस्टिक, जो पूरी दुनिया को खरीद सकते थे, जिनके पास इतनी पावर थी, उन इकोनॉमी को जब वो थ्योरी संभाल नहीं पाई, तो अपने जैसे नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, ऐसे देशों का क्या बढ़ना था उस टाइम में? सोच के देखिए कि क्या हाल हुआ होगा उस महामंदी के अंदर। जब इन देशों का ये हाल हो गया तो बहुत भयानक महामंदी थी वो। ठीक है, उसके अंदर केंज ने अपनी ये थ्योरी है, इस महामंदी का पूरा एनालिसिस किया केंज ने और बताया कि आपके तरीके काम नहीं करेंगे, तरीका काम करेगा इफेक्टिव डिमांड का। अगर प्रभावपूर्ण मांग को आप बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग होती है वो दोस्तों दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, कुल मांग और कुल पूर्ति के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो प्रभावपूर्ण मांग होती है वो होती क्या है। प्रभावपूर्ण मांग दोस्तों वो होती है जहां पर प्रभावपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल होता है जिसके ऊपर वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, कि एग्रीगेट डिमांड का वो स्तर जिसके ऊपर वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, क्या कहलाती है? इफेक्टिव डिमांड कहलाती है। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। इस प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे पिगू, उन्होंने एक विचार दिया था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। ठीक है,
और अगर संतुलन से इकोनॉमी भटक जाती है तो नगद मजदूरी को आप कम कर दीजिए, ठीक है, नगद मजदूरी को कम कर दीजिए। उससे क्या होगा, नगद मजदूरी को कम करने से क्या होगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा डिमांड करेंगे लेबर की, और क्या होगा, सारे जो बेरोजगार हैं उन सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन केंज ने उसके ऊपर भी एक बात कही, क्या कही, कि ये जो नगद मजदूरी कम करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये केवल और केवल प्रोड्यूसर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या किसी फर्म के ओनर के लिए तो सही है। क्यों? क्योंकि जो लेबर की डिमांड है ना, लेबर की डिमांड कौन करता है दोस्तों, प्रोड्यूसर करता है। मान लो प्रचलित मजदूरी दर कितनी है, 400 रुपये पर डे के हिसाब से है, ठीक है। अगर इसको कम करके 300 रुपये कर दिया जाए, 300 रुपये पर डे कर दिया जाए, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉय आएंगे उसके पास और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन केंज ने कहा कि ये जो काम है ना, ये प्रोड्यूसर के लिए तो ठीक है, लेकिन दो क्लास होती है, एक तो लेबर क्लास होती है, एक होती है इसके लिए तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसके लिए ये चीज़ कम है, इसके लिए ये चीज़ गलत है। क्यों है? क्योंकि ऐसा करने से इस लेबर क्लास की जो इनकम है ना, वो डिक्लाइन हो जाती है। इसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी इनकम कम हो जाएगी और ये डिमांड करना कम कर देंगे, डिमांड करना कम कर देंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वो लोग दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये तो कोई चीज़ का हल नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। इन्होंने इफेक्टिव डिमांड बताई। इफेक्टिव डिमांड क्या थी? इफेक्टिव डिमांड वो होती है जहाँ पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, उसको इफेक्टिव डिमांड का स्तर बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड जो होती है दोस्तों, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कुल मांग और कुल पूर्ति, ठीक है। और जो बेरोजगारी है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? इफेक्टिव डिमांड के थ्रू ही उसको दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इफेक्टिव डिमांड जो होती है ना, इफेक्टिव डिमांड ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन किन चीज़ों पर? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है ये आगे दो तरह की होती है, यानी कि जो कुल मांग होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है उपभोग वस्तुओं की मांग, एक होती है पूंजीगत वस्तुओं की मांग, ठीक है। कौन सी? एक तो होती है कंज्यूमर गुड्स डिमांड, एक कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तुओं की मांग। पूंजीगत वस्तुओं की मांग को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये दोस्तों शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होती है, अल्पकाल के अंदर ये चीज़ें स्थिर रहती है, क्योंकि जो उपभोग है ना, जो वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट माना है उसको, ठीक है। जब आप अजम्पशंस इसके पढ़ेंगे अभी तो उसमें बात करेंगे। जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो क्या है, उनको कांस्टेंट माना गया है। तो क्या बचा? इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं? बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ण रोजगार को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर क्या है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, जो गरीब देश होते हैं, उनके अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि मंदे के टाइम के अंदर में इन्वेस्टमेंट दोस्तों कोई नहीं करना चाहता। तब क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को
इंटरफेरेंस करना होगा, यानी गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा और एक बड़ी अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। उस इन्वेस्टमेंट को देखकर निजी लोग भी प्रभावित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और वो भी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, जिससे लेबर की डिमांड बढ़ेगी और जो देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो जाएगी, देश धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। ठीक है, ये बात। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 3 मेन आर्ग्यूमेंट दिए थे केंज ने इस थ्योरी के लिए। वो मेन आर्ग्यूमेंट कौन कौन से थे वो देखिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा था? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन, इसको क्या बोलते हैं? मुद्रा भ्रम। किस में होता है ये? लेबर क्लास के अंदर होता है मुद्रा भ्रम। यानी कि क्लासिकल थ्योरी हमने पढ़ी, उस क्लासिकल थ्योरी में क्या था? रियल वेज और नॉमिनल वेज दोनों एक ही चीज़ थी, लेकिन केंज कहता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें क्या होती है? अलग अलग होती है। कैसे होती है? नॉमिनल वेज रेट तो वो होती है जो हमें कैश इन हैंड मिलती है, जो हमें क्या मिलती है? कैश इन हैंड मिलती है। जो रियल वेज रेट होती है उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस के माध्यम से मापते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, कि मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 10,000 रुपये पर मंथ है। वो इन 10,000 रुपये से क्या करता है? वीट खरीदता है, गेहूं खरीदता है। कितना? 10 क्विंटल, 1,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदता है। अब उस व्यक्ति को खुश करने के लिए वो फैक्ट्री वाला मालिक क्या करता है? उसकी वेज रेट बढ़ाकर कितना कर देता है? 15,000 रुपये कर देता है। आई बात समझ? पहले 10,000 रुपये थी, अब कितनी कर दी? 15,000 रुपये कर दी। ये नगद मजदूरी की बात कर रहे हैं हम। नॉमिनल वेज रेट क्या कर दी? 15,000 रुपये कर दी। साथ में उसने क्या कर दिया? जो वीट था उसकी प्राइसेस को बढ़ा दिया, यानी कि अब 15,000 रुपये में उसको कितना मिलता है? 10 क्विंटल गेहूं मिलता है। पहले 10,000 रुपये में भी 10 क्विंटल गेहूं मिलता था, अब 15,000 रुपये में भी 10 क्विंटल गेहूं मिलता है। आप क्या बता सकते हो कि उसकी इनकम बढ़ी है या कम हुई है? ना तो उसकी इनकम बढ़ी ना उसकी इनकम कम हुई। इसी को बोलते हैं मनी इल्यूजन। यानी लेबर को लगता है कि उसकी इनकम 5,000 रुपये बढ़ गई, लेकिन साथ में लोग वो क्या करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को भी इंक्रीज कर देते हैं, उससे डबल। उससे क्या होता है कि जितने रुपए में पहले वो उतनी चीज़ खरीद रहे थे, उतनी ही अब वो ज़्यादा पैसे में खरीदेंगे। आई बात समझ में? जैसा अब चल रहा है, ठीक है ना। जैसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, किसानों को मुआवजे दिए जा रहे हैं, है ना, खुश करने के लिए। और साथ में क्या किया जा रहा है? पेट्रोल को 100 रुपये तक पहुंचा दिया, डीजल को 95 रुपये तक पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो ये लोगों को खुश करने के लिए उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि क्या है, बचत सरकार मुनाफा कमाने के लिए सीधा नगद मजदूरी को कम नहीं कर सकती। जैसे मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, या कोई सरकारी टीचर लगा है उसकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है, अगर उसको उसकी सैलरी कम करके 49,000 रुपये भी कर देना तो भी वो हड़ताल करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर दूसरा तरीका निकालते हैं, क्या कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को ग्रो करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि लोग भी खुश और सरकार भी खुश, दोनों चीज़ें। यही होता है मनी इल्यूजन। ये पहले लेबर क्लास में होता था, आजकल पढ़े लिखे लोगों में भी है, सब में होता है, ठीक है। तो मनी इल्यूजन पहला इसका जो है इंस्ट्रूमेंट था। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों
जैसे केंज ने भी इसका एक एग्जाम्पल लिया है। इसका एग्जाम्पल क्या लिया है केंज ने, कि अगर नगद मजदूरी में, देखिए केंज ने क्या कहा है कि अगर नॉमिनल वेज रेट अगर 10% बढ़ा दें, ठीक है, 10% बढ़ा दें और प्राइस लेवल 20% बढ़ा दें, तो जो हमारी रियल वेज रेट है ना, वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है दोस्तों, आधी हो जाती है। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, ये नगद मजदूरी होती है और ये रियल वेज रेट होती है, ठीक है ना। रियल वेज रेट ये होती है, यहाँ पर नगद मजदूरी कितनी है 10, ठीक है, और यहाँ पर 10 और 20 हमने पुट किया तो 1/2 आ गया ना आंसर। तो कहने का मतलब कि अगर हमारी नगद मजदूरी को 10% बढ़ाएं और प्राइस लेवल को सरकार 20% बढ़ा दे, तो हमारी जो रियल वेज रेट होती है ना, वो आधी हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये केंज ने एग्जाम्पल दिया था। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों वेज रिगिडिटी की। क्या होती है वेज रिगिडिटी? वेज रिगिडिटी, वेज रिगिडिटी का मतलब होता है दोस्तों कि वेज एक लिमिट तक की मजदूरी को हम कम कर सकते हैं, यानी कि एक मिनिमम लेवल होता है, उस तक की हम क्या है मजदूरी को कम कर सकते हैं। उससे अगर मान लो 300 रुपये मजदूरी का मिनिमम वेज रेट रख दिया, 300 रुपीज़, इससे कम मजदूरी कोई नहीं लेगा। अगर कोई लेता है या कोई दे रहा है 300 रुपये से कम मजदूरी, तो जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं वो क्या करेंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, स्ट्राइक कर देंगी। आपने देखा होगा जो कामरेड होते हैं वो लाल झंडे, दराती कुल्हाड़ी वाला निशान होता है उनके ऊपर बना हुआ, और वो स्ट्राइक, कामरेड जो होते हैं वो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। मजदूरों की यूनियन होती है वो, ठीक है ना, वो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, है ना, मिनी सेक्रेटरीट का घेराव करते हैं, कभी मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, है ना, कभी संसद का घेराव करने चले जाते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो इसी कारण करते हैं। वेज रिगिडिटी क्या होती है, एक तय सीमा तय कर दी जाती है वेज की कि इससे कम आप वेज रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो वेज रिगिडिटी होती है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी में क्या था, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वहाँ पर क्या था कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना चाहते हो तो क्या कर दो, नॉमिनल वेज रेट को क्या कर दो, कम कर दो। उससे क्या होगा, मोर लेबर कहाँ जाएगी, प्रोड्यूसर के पास, किसके लिए, जॉब के लिए, ठीक है ना, जॉब के लिए जाएगी। क्योंकि लेबर की डिमांड एक प्रोड्यूसर कब करता है, जब वेज रेट कम होती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड की। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, बार बार यही शब्द आ रहा है आगे, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है दोस्तों, प्रभावपूर्ण मांग बोलते हैं इसको, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड, जहाँ पर AD = AS होता है, वहाँ पर उस लेवल को क्या बोलते हैं हम, प्रभावपूर्ण मांग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रभावपूर्ण मांग और एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखिए, एम्प्लॉयमेंट और ED के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर इफेक्टिव
जो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना है तो इफ़ेक्टिव डिमांड बढ़ेगी, इफ़ेक्टिव डिमांड अगर बढ़ेगी तो ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इफ़ेक्टिव डिमांड और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है दोस्तों। क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसके बाद में जो इफ़ेक्टिव डिमांड होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किन किन चीज़ों पर, एक तो कुल मांग और एक कुल पूर्ति। कुल मांग और कुल पूर्ति। कुल पूर्ति जो होती है ना दोस्तों, उसको हम आय बोलते हैं, इनकम बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इफ़ेक्टिव डिमांड क्या हुआ, इफेक्टिव डिमांड वो लेवल है जहां पर आय और व्यय दोनों आय और व्यय दोनों चीज़ें जब बराबर होती है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और इज इक्वल टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जहां पर इक्वल है वहां पर क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड होती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अजम्पशन की। अजम्पशन में अब देखते चलना कि क्लासिकल थ्योरी में क्या अजम्पशन थी और यहाँ पर क्या है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले जो अजम्पशन है वो क्या है, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड यानी कि क्लासिकल थ्योरी भी कहाँ यूज होती थी, शॉर्ट पीरियड के अंदर। केंजियन थ्योरी भी कहाँ यूज हो रही है, शॉर्ट पीरियड के अंदर, ठीक है, अल्पकाल के अंदर। लॉन्ग पीरियड में क्यों नहीं होती, क्योंकि केंज ये कहते हैं कि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं, दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। उसके बाद में दूसरी देखिए, दूसरी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। कहाँ होता है, जहाँ पर दोस्तों होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सेम प्राइस होती है, मोर बायर एंड मोर सेलर होते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ होती है, जो प्राइस होती है, प्राइस होती है वो कहाँ होती है, इंडस्ट्री के अंदर डिसाइड होती है। यानी कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होती है और फर्म उसको फॉलो करती है। ये सारी किसकी क्वालिटी है, ये है परफेक्ट कंपटीशन की। तो ये होता है यहाँ पर। फिर इसके बाद में दोस्तों तीसरी बात करते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। वहाँ पर भी क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वहाँ पर भी क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पर ना हो, एक देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को भेजा जा सके, वस्तुओं सेवाओं को खरीदा बेचा जा सके, तो वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी कि बाहरी जो आयात निर्यात होता है वो वहाँ पर नहीं होता। फिर यहाँ पर बात की गई है, इग्नोर द रोल ऑफ गवर्नमेंट। इग्नोर द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज ए टैक्सर। यानी कि एक अगर गवर्नमेंट टैक्स लेने के उद्देश्य से मार्केट में आना चाहती है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, केंज ने ये बोल दिया। अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए आएगा तो हम उसका क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे,
ठीक है ना। अगर टैक्सर के रूप में आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये इतनी एजम्पशन हो गई। इनके बाद में बात करते हैं अगली एजम्पशन की, डिमिनिशिंग मार्जिनल घटती सीमांत उत्पादकता का नियम यहाँ पर लागू होता है। यानी कि ये कोई खेत है 1 एकड़, इसके अंदर मैंने 5 लोग लगा रखे हैं काम पर और ये 1000 रुपये कमा के दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर मैंने 5 लोग और जोड़ दिए, कितने हो गए टोटल 10 हो गए। अब ये 1000 रुपये 10 लोगों में बंटेंगे, पहले 5 लोगों में बंट रहे थे तो उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ ना। अब 10 लोग हो गए, अब 10 लोग और लगा दिए, 20 लोग हो गए। अब 20 लोगों में ये 1000 रुपये बंटेंगे। कहने का मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन के फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। आई बात समझ में। यानी कि एक खेत था, उसके अंदर 5 लेबर लगाए, 1000 रुपये कमा रहे थे, 20-20 रुपये 200-200 रुपये सबको आ गए। 5 लेबर और मैंने बढ़ा दिए, 10 लेबर हो गए, प्रोडक्टिविटी उतनी है, 10 लेबर हो गए, प्रोडक्टिविटी उतनी है। अब क्या हो गया, 100 रुपये आएंगे सबको। जब मैंने 10 लोग और लगा दिए तो क्या होंगे, 10-10 रुपये आएंगे सारों को। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग रिटर्न देने लगती है, घटते प्रतिफल देने लग जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ थी। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने एक बात की थी वही चीज़ इसकी अजम्पशन में भी आ गई। लेबर में क्या होता है, मनी इल्यूजन होता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं इस चीज़ को। फिर इसके बाद में बात करते हैं, मनी इज़ आल्सो एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या है, मनी इज़ यानी कि मनी क्या करेगी, इस रूप में काम करेगी कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें क्लासिकल में क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ही काम था मनी का कि मनी को केवल हम विनिमय के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, नो टाइम लेग। नो टाइम लेग का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एलिमेंट में बिना किसी देरी के काम हो जाता है, ठीक है, बिना किसी देरी के एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे अगर इनकम बढ़ी तो वो इनकम उसी टाइम ठिकाने लग जाती है, उसको उपभोग करना है, निवेश करना है, खर्च करना है, क्या करना है उसका उसी टाइम, नो टाइम लेग होता है, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक अजम्पशन है, नो टाइम लेग। यानी कि विलंब, बिल्कुल टाइम नहीं लगता किसी काम के अंदर, जल्दी जल्दी काम होते हैं सारे, ठीक है ना। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया, शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि बात की ना स्टार्टिंग में कि शॉर्ट पीरियड है, तो काम जो आज हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमें मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड तो है ही, ठीक है। फिर इसके बाद में एक बात करते हैं, वहाँ पर हमने बात की थी केवल और केवल किसकी बात की थी, क्लासिकल थ्योरी के अंदर केवल और केवल बात की थी फुल एम्प्लॉयमेंट की, कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर ही पूर्ण रोजगार हो सकता है, संतुलन की स्थिति के अंदर ही पूर्ण रोजगार हो सकता है। लेकिन यहां संतुलन की स्थिति के अंदर क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है,
अंडर फुल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है। ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पर हमने बात की थी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की, और ये दोनों किसके फंक्शन थे? रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ये था इन्वर्स, ये था पॉजिटिव। यहाँ पर बात करते हैं क्या? यहाँ पर बात करते हैं सेविंग जो है वो फंक्शन है इनकम का, और जो इन्वेस्टमेंट है वो फंक्शन है इन्वर्सली रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आई बात समझ में? ये दो इसकी एजम्पशन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट इज ए मॉनेटरी फेनोमिना, यानी इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन कौन करेगा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये दोस्तों इसकी कुछ अजम्पशन थी, और आज की वीडियो में इतने पढ़ेंगे हम। अब आगे एक फ्लो चार्ट बचता है, या फ्लो चार्ट बोल दो उसको, चाहे आप बोल सकते हो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो। यानी कि एक फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, वहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लिखेंगे उन सारों को एक्सप्लेन कर देंगे, और एक डायग्राम बचता है। वो डायग्राम तो मैं आपको करवा ही देता हूँ। चलो, डायग्राम में हमारे को 3 सिचुएशन बतानी है। कौन कौन सी सिचुएशन बतानी है? 3 सिचुएशन बतानी है। अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। कौन सी? अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए डायग्राम को, बहुत आसान है। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, पहले जवाब दे गया, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। अब हमने एक बात की थी कि शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है, जो एग्रीगेट सप्लाई करा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है कुछ टाइम के बाद में। मान लो ये वो कुछ टाइम है, ठीक है। ये वाई डैश हो गया, ये वो कुछ टाइम है। ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? हमने बात की थी, कहाँ होता है इक्विलिब्रियम? जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल होते हैं, वहाँ पर ही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, AD, ठीक है। AD1, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी कि इतने लोग हैं काम करने वाले, OY डैश, सबको काम मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, पूर्ण रोजगार बोलेंगे ना। अब देखिए, एक स्थिति ये होती है दोस्तों, एक स्थिति क्या होती है? ये होती है, इसको F पॉइंट नाम दे दिया हमने। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे? यहां आ जा भाई, तुम यहां लिखते हैं तेरे को, अंडर क्यों बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट? भाई काम करने वाले लोग कितने हैं? OY1 है, OY डैश, इतने लोग काम करने वाले हैं O से लेकर यहाँ तक। लेकिन काम कितने लोगों को मिल रहा है? यहाँ से यहाँ तक, OY तक लोगों को ही काम मिल रहा है ना इस लेवल पर। तो Y से लेकर Y1 वाले लोग जो हैं वो बेरोजगार रह गए, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। एक सिचुएशन और होती है दोस्तों, वो देखिए, AD2, ये वाली
इसको P नाम दे दिया हमने। ये क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों एक्सपेंडिचर बढ़ता है ओनली, यानी कि जितने लोग काम करने वाले थे उन सबको तो काम मिल ही गया, अब आगे तो काम करने वाले लोग हैं ही नहीं हमारे पास, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, कभी भी रोजगार नहीं बढ़ता। क्या बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के डायग्राम है, यानी कि इस थ्योरी के अंदर केन्ज ने 3 एम्प्लॉयमेंट बताए हैं हमारे को, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीज़ें बताई है। अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट बचता है बस, ठीक है, वो हमारे को करना है। अगली वीडियो के अंदर वो फ्लो चार्ट करेंगे, उस वीडियो के अंदर पूरा मन से अच्छे से करेंगे और ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और किसी और अन्य टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए और बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। थैंक यू।